दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कल रात छात्रों को नींद नहीं आई थी और आज रात मोदी और शाह की बारी। दोनों की नींद वाकई उड़ी है और नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मोदी ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस संसद को उन्होंने बनाया, उन्होंने तामीर किया, उसी संसद को देश के बच्चे चारों तरफ से घेर लेंगे। मोदी को दरवाजा बंद कराना पड़ेगा, कमांडो लगाने पड़ेंगे और उसी संसद से भागना भी पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें बता रही हैं। और दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सच्चाई यह है कि अगर अमित शाह की जगह कोई और गृह मंत्री होता तो मोदी आज उसकी छुट्टी कर देते। धर्मेंद्र प्रधान को हटाते ना हटाते, लेकिन आज गृह मंत्री को हटा देते अगर अमित शाह की जगह कोई और होता। क्योंकि अमित शाह ने जो ब्लंडर किया, या यूं कहें अमित शाह की एजेंसियों ने किया, उस गलती ने मोदी को आज चारों खाने चित कर दिया। अब एक्चुअली हुआ यह था कि अमित शाह की जो एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी, या फिर पुलिस कमिश्नर दिल्ली की जो अपनी एजेंसी, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, या फिर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो डीसीपी, उनकी जो पुलिस है जो वहां मौके पर थी, एजेंसियों और पुलिस का असेसमेंट था कि ये जो 20 जुलाई को संसद का घेराव होगा या मार्च होगी, इसमें 5,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। और कुछ एजेंसियों ने कहा कि हो सकता है ये गिनती 5 से 7,000, 8,000 तक पहुंच जाए। तो ये एक असेसमेंट था और इस असेसमेंट के हिसाब से आज डिप्लॉयमेंट किया गया था सीआरपीएफ का, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स का, दिल्ली पुलिस का, आर्म्ड पुलिस का और कुछ और पैरामिलिट्रीज थी। अब जाने माने अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा आगे। सोर्सेज इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैव टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस दैट द क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स यानी स्टूडेंट्स हैज स्वेल्ड बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आकलन था, उससे कहीं ज्यादा बच्चों की भीड़ बढ़ गई थी। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे हैड एक्सपेक्टेड, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी, उनका आकलन था about 5,000 people to join the protest organized by the कॉकरोच जनता पार्टी। कि एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस से कि उनका असेसमेंट 5,000 बच्चों का था जो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी करा रही है। और सच्चाई यह है कि आज सुबह यह आकलन पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अमित शाह की जो भी एजेंसियां थी, उनका असेसमेंट पूरी तरह से गलत निकला और सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में जो भीड़ थी वो आकलन से 20 गुना ज्यादा थी। 20 टाइम्स मोर देन द एक्सपेक्टेशन। सोचिए आप, 20 गुना ज्यादा भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे संसद के आसपास का इलाका हो, चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे पार्क हो, इंडिया गेट हो, भीड़ ही भीड़ और हर तरफ से भीड़ आ रही थी। यहां तक कि 5 किलोमीटर के रेडियस में सारे मेट्रो स्टेशन, बसें बंद कर दी गई। छात्र पैदल चल के आने लगे, बरसात में सड़कों पर दौड़ने लगे। अब 10, सवा 10 बजे सुबह जब ये भीड़ जंतर मंतर पर, आप कह सकते हैं, एक सैलाब की शक्ल ले रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में थे, नड्डा को बुलाया गया, अमित शाह के साथ बैठक हुई और यह तय हुआ कि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, एक तरह से रबर स्टैंप है मोदी शाह की, कि इनको किसी तरह से आप नेगोशिएटर बना दीजिए और एक पैगाम भिजवाइए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को और मीटिंग शुरू करिए, यानी इंगेज करिए उनको जुलूस निकालने नहीं दीजिए, उनको बुलाइए। और वैसा ही हुआ। तकरीबन 11, सवा 11 बजे तक नड्डा अपने दफ्तर पहुंच चुके थे और उन्होंने डीसीपी, पुलिस के जो डीसीपी थे, उसके जरिए सौरभ दास और आशुतोष रांका, इन 2 लड़कों को यानी प्रतिनिधियों को अपने चैम्बर में बुला लिया था। अब जेपी नड्डा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर बयान जारी किया, फोटो जो है वो प्रकाशित की, जिसमें सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 2 नुमाइंदे बैठे हैं। काली टी शर्ट में आपको सौरभ दास दिख रहे हैं और बगल में उनके आशुतोष हैं। नड्डा बात कर रहे हैं और नड्डा खुद लिखते हैं कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया, सुबह 11:50। तो मैं 10:15 की बात कर रहा हूँ कि जब बुलाया गया, मीटिंग हुई, 11:50 यानी ऑलमोस्ट 12 बजे
मीटिंग शुरू हो गई। अब पहले राउंड की इस मीटिंग में कुछ ज़्यादा निकला नहीं और इधर जो जंतर मंतर पे जनता यानी बच्चे बढ़ते जा रहे थे, छात्र बढ़ते जा रहे थे, सब्र का बांध टूट रहा था क्योंकि जुलूस रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था अभिजीत दीपके को कि शायद नड्डा जो हैं उनकी शर्तें मान लें तो फिर वो जुलूस रोक दें। अब नड्डा तो शर्त मानने वाले थे नहीं, वैसे भी वो रबर स्टैम्प ही थे, टाइम बाय कर रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि 12 बजते बजते जंतर मंतर से सैलाब निकल गया। सैलाब आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते छात्रों का, स्टूडेंट का सैलाब कृषि भवन, रेल भवन, शास्त्री भवन यहाँ पर पहुँचने लगा। और सामने जो है संसद थी और चारों तरफ से आप कह सकते हैं एक समंदर था छात्रों का, बच्चों का, जो घेरता चला जा रहा था पार्लियामेंट को। और संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर और बाकी अफसर, सच्चाई ये लोग कहते हैं कि घबराहट होने लगी थी इनको, हाथ कांप रहे थे कि अब करें तो क्या करें। और दोस्तों उसी वक्त ये फैसला लिया गया और पुलिस कमिश्नर से कहा गया कि चाहे कुछ हो जाए, किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, लाठी चार्ज करना पड़े तो लाठी चार्ज करिए, बल प्रयोग करिए, रैपिड एक्शन फोर्स लगाइए, सीआरपीएफ लगाइए, पैरामिलिट्री को लगा दीजिए, खदेड़िए इन छात्रों को। और फिर लाठी चार्ज शुरू हो गया, ना सिर्फ संसद पर, संसद के चारों तरफ जो भी सड़कें संसद की तरफ जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि लाठी खाने के बाद भी जो बच्चे थे, जो जेन जी यानी जो 17-18 साल से लेकर जो 28-29 साल के युवा थे, वो रुकने वाले नहीं थे। और कुछ बच्चे तो अपने जिस्म पर लाठी खाते गए, चोट लगती गई और आगे बढ़ते गए। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। और दोस्तों भीड़, क्या यूं कहें जज्बा या जोश युवाओं का, बच्चों का तब भी कम नहीं हुआ, लाठी खाने के बाद भी, खदेड़े जाने के बाद भी। तो ये जो भीड़ थी ये धीरे धीरे एकदम संसद के सामने आ गई। और उस वक्त जब संसद के सामने आ गई तो क्विक रिएक्शन टीम्स, QRT, जो दरअसल आतंकवादी ऑपरेशन में जिनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया पार्लियामेंट के सामने। और आंसू गैस के गोले दागने का भी आदेश हो गया। और फिर आंसू गैस चलने लगे और बच्चों की जो हालत थी वो तो आप इन दृश्यों में देख सकते हैं क्या हुआ। और दोस्तों जब फाइनल आदेश हुए कि किसी भी कीमत पर इस भीड़ को यहाँ से तितर बितर करो, इस भीड़ को यहाँ से पूरी तरह से खदेड़ करो, जितना भी बल प्रयोग करना करिए, खुली छूट सीआरपीएफ और पुलिस को दे दी गई, ऊपर से आदेश आ गया। उसके बाद जो हाल हुआ है बच्चों का, जिस तरह से बेरहमी से उनको पीटा गया है, सच्चाई यह है कि बहुत सी बच्चियाँ 17 साल की, 18 साल की, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इनके साथ भी बदसलूकी हुई, पिटाई हुई इनकी। और वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन थे, अभिभावक थे, कुछ पेरेंट्स थे, या फिर योगेंद्र यादव भी, इनके भी साथ भी वही बर्ताव हुआ। सुनिए आप योगेंद्र यादव को, सुनिए क्या बता रहे हैं, किस तरह का जुल्म ढाया गया फिर दिल्ली के बीचों बीच संसद के ठीक सामने। हम जहां हैं वहां आंसू गैस छोड़ी गई है। कोई आंदोलनकारी, कोई युवा किसी बैरिकेड को तोड़ नहीं रहा था। हम चुपचाप से सड़क पर बैठे हुए थे और दूर तक आंसू गैस गिरी आ रही है। हमारे साथी जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो, उनकी स्थिति खराब है। तो आपने योगेंद्र यादव को सुना। अब दोस्तों मेरे पास कई वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बेचारे लहूलुहान हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको दिखाना भी ठीक नहीं है, ऐसे दृश्य वाले वीडियो हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब शाम ढली उसके बाद बच्चे जो हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, अब बच्चे जो हैं वो वीडियो घर जाके अपलोड कर रहे हैं कुछ बच्चे, या फिर इंटरनेट के रेंज में आके वो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं उन वीडियोस को दरअसल दिखाना नहीं चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर करना चाह रहा हूँ कि जो आंदोलन है
ये खत्म नहीं हुआ, जैसा कि जेपी नड्डा को लग रहा है या बीजेपी के कुछ नेताओं को लग रहा है। दरअसल आंदोलन यहां से शुरू हुआ है। अभी तक तो जो देखा वो एक ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, जयपुर से, लखनऊ से, वाराणसी से, पटना से, कलकत्ता से जत्थे के जत्थे जो है युवाओं के, बच्चों के आ रहे। इस तरह की सूचना मुझे सीजेपी से मिल रही है। और सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है या जो विपक्ष की पार्टियां उनके साथ आ गई हैं, वो मिलजुल के एक रणनीति भी तय कर रही हैं। अगला कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सारी पार्टियां एक मत हैं, क्योंकि पहली बार जनता ने यह दिखा दिया है कि डर के आगे जीत है। और आज मोदी से कोई डरा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या नड्डा एक क्राइसिस मैनेजर की तरह इस मसले को सुलझा देंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी? और क्या ये आंदोलन अब और बुलंद होगा? प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं और हमारे साथ अभिषेक हैं, इन दोनों को सुनिए। प्रोफेसर साहब, दिन भर आप फोकस रहे, जो भी घटनाक्रम था, ये बात सही है कि बच्चों को, और खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन पर भी पुलिस ने हाथ उठाया, लाठी चार्ज की। बहुत सी बेटियों की तस्वीरें हैं रोते हुए। ये सब कुछ हुआ, जघन्य हुआ। लेकिन इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी के साथ जो मैं आज देख रहा था, जिस तरह से वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो अंदर थे संसद में, अमित शाह अंदर थे, और अचानक कमांडो जो हैं वो पार्लियामेंट के, संसद के हर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। स्नाइपर राइफल लिए जो गार्ड्स हैं जो आतंकवादियों से लड़ते, उनको खड़ा कर दिया जाता है लोडेड राइफल्स के साथ। और फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे एस्केप रूट से मोदी का काफिला निकलता है। मोदी भाग जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रेशर में आज मोदी आपको दिख रहे हैं, ये एक शुरुआत है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स अ बिगिनिंग? दीपक जी, पहली बात तो यह है, मोदी जी का जो प्रतिभा मंडल बनाया गया था, प्रभा मंडल बनाया गया था, वो एक ब्रांडिंग की गई थी और उसके अंदर वास्तविकता नहीं थी कि 56 इंच का सीना है और एक अकेला सफर भारी। वास्तविकता वो नहीं थी। वीर आदमी वो होता है जो जनता के सामने उतरता है। और अगर आज मोदी जी आ गए होते बच्चों के सामने, उनसे संवाद कर लिया होता, आंदोलन उसी समय खड़ा हो गया होता। इसका मतलब आदमी अंदर से डरा हुआ है। जो उसने ब्रांडिंग की थी वो टूट गई है। आपने देखा होगा, एक 5-6 हमारे देश की बेटियां खड़ी हुई हैं, पुलिस वाले उनको घेरने का प्रयास करते हैं। पतली दुबली लड़कियां हैं, वीरता से लड़ रही हैं। एक लड़के को पीटा जा रहा है, वो कह रहा और मारो और मारो, ये महात्मा गांधी का देश है। बैरिकेड के एक तरफ 25 पुलिस वाले हैं, दूसरी तरफ 2000 बच्चे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, पिट रहे हैं। देखिए, हमारे देश की जो रेजिलेंस है और हमारे देश का जो आत्मशक्ति है, डरपोक वो आदमी होता है जिसके अंदर आत्मबल नहीं होता है, जिसके अंदर गिल्ट होती है, जिसने हमारे देश के किसानों बच्चों के साथ अन्याय किया है, उसके अंदर आत्मा की ताकत नहीं होती, उसके आत्मा का बल नहीं होता। और जिस प्रकार से ये नेगोशिएशन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, अब इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब ये आंदोलन जो है घर घर तक चला गया है, बच्चों बच्चों तक चला गया है। और ये दीपक जी, अब समझ लीजिए, ये इन्होंने जो देर की है, ये समझ रहे थे कि गुंडागर्दी से किसानों को दबा देंगे, अग्निवीरों को दबा देंगे, एम्प्लॉइज को दबा देंगे, श्रमिकों को दबा देंगे, उनको जेल के अंदर डाल देंगे, बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। अब इनका पाला ऐसे वर्ग से पड़ा है जिस वर्ग के सामने बड़े बड़े पहलवान भागते दिखते हैं। ये हमारे देश का युवा है। और मैं खुश हूं, एक बुजुर्ग अध्यापक, आज मैं खुश हूं, मेरे देश के युवा ने मेरे देश की आत्मा को जीत लिया है। और पूरा विश्व देखेगा, जैसे किसानों को देखा था, युवाओं को देखेगा कि भारतवर्ष मर्दों का देश है और वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। और ये बात आज सिद्ध कर दी है मेरे युवाओं ने। झुकना नहीं है, अपने हक को लेके जाना है। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी, अमित शाह साहब का इस्तीफा होना पड़ेगा। अगर सरकार ये अक्षम्य अपराध करती है तो उनको सत्ता से भी हटाना पड़ेगा। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, मैं फिर अभिषेक के पास आ रहा हूं। मान लीजिए, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, और मैं दोस्तों के सामने उस सच्चाई को शेयर करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान दरअसल मोदी की जो चुनावी मशीन है उसका सबसे अहम पुर्जा है। जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर जगह आपको धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे। वो कोर टीम है अमित शाह की। अब सवाल ये है कि प्रोफेसर साहब, मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि
धर्मेंद्र प्रधान को वो हटाएंगे नहीं, वो उनके लिए जरूरी है। चुनाव जीतना जरूरी है मोदी के लिए, कुर्सी जरूरी है। छात्र क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, गरीब क्या कर रहे हैं, किसानों का क्या है, वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी नहीं करते तो फिर आपको आगे क्या दिख रहा, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में आपको क्या दिख रहा है? अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगते तो मोदी जी खुद इस्तीफा दे दें और सत्ता को छोड़ दें। अरे साहब, जब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं दे रहे तो अपना कैसे दे देंगे? नहीं, जनता अभी तो देगी, युवा लेंगे हमारा देश प्रोफेसर के साहब, लोग अभी तो ताजा पार्टियां तोड़ी हैं। अभी तो मोदी जो 240 पे खड़े थे, अब मोदी 350 पे आ गए। वो तो कह रहे हैं आई एम सुपर पावर नाउ। सूत्रों की खबर है। अब मेरी अंदरूनी खबर सुन लीजिए। अंदरूनी खबर यह है कि टीडीपी हो या जेडीयू हो या टीएमसी के टूटे हुए लोग हो या शिवसेना के टूटे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कहां सिर मुड़ाए ओले पड़े, इधर आए और इधर तो तुड़ाई हो रही है। पता होगा एक राज्यसभा के सांसद की लोगों ने वहां पे चारों जो टायर हैं उनको हवा निकाल दी और बच्चे सामने लेट गए, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। देखिए, जो नजाकत है समय की, उसको समझ लेना चाहिए। और अगर नहीं समझेंगे, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट टूट के 50-50, 100-100 खोके लेके गए हैं, इनको उधर भी मार पड़ेगी, इधर भी मार पड़ेगी। मार का मतलब राजनीतिक मार, सामाजिक मार। इसलिए हो रहा है, बहुत लोग सोच रहे हैं दोबारा वापस चले, वरना ये युवा छोड़ने वाले नहीं है। पैसे लेके जाएंगे कहां? खर्च तो इसी देश के अंदर करेंगे ना। विदेश भी भागेंगे तो छोड़ा नहीं जाएंगे। हमारे देश के बच्चों के साथ जो भी अन्याय करेगा। और एक चीज लास्ट कहता हूं, मेरे बच्चों के सिर पे लगी हुई एक एक चोट, एक एक बहा हुआ खून का कतरा इनके कफन की आखिरी कील साबित होगा। अभिषेक, क्योंकि आप इस तरह के नेगोशिएशंस देखते रहे हैं, मंत्री जब डेलीगेशन से बातचीत करता है, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। नड्डा आज की तारीख में जो उन्होंने सुबह 11:30 बजे से लेकर और तकरीबन शाम 4:30 बजे बातचीत करी है कॉकरोच जनता पार्टी से, नेगोशिएशंस किए हैं, तस्वीर भी डाली है, बयान भी जारी हुआ है, क्या नड्डा एक जेन्यून नेगोशिएटर हैं मोदी की तरफ से, या ये सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है जो क्राइसिस मैनेज करने के आए हैं, समय बाय करने के लिए आए हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ बहलाने का काम कर रहे हैं छात्रों को, या जेन्यून है ये आदमी? दीपक जी, कब आपने नड्डा को एक नेगोशिएटर के तौर पर देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। नड्डा की भूमिका दरअसल एक यस मैन से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो एक खड़ाऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखते थे। जेपी नड्डा का काम क्या रहा है? जो अमित शाह कहे वही मान लेना है, जो नरेंद्र मोदी कहे वही मान लेना है। मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को इन्होंने सबसे ज्यादा नीचे उसके स्तर को गिराया तो वो जेपी नड्डा रहे। और अब उन्हीं जेपी नड्डा को सरकार ने आगे बढ़ाया कि जाकर के छात्रों से बात करें। मैं तो देख रहा था दीपके का बयान, दोनों को देखकर यही लग रहा था, ना तो दीपके ने ऐसा कोई बयान दिया जिससे छात्रों के मुद्दे या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। तो कहना आप क्या चाह रहे हैं कि नड्डा एक मोहरा है, रबर स्टैंप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नड्डा को दरअसल भ्रम फैलाने के लिए सरकार की तरफ से प्लांट किया गया कि छात्रों के बीच भ्रम फैले। और ये भ्रम फैलाने में सरकार कामयाब तो रही, लेकिन आंदोलन को दबाने में कामयाब नहीं रही। कहीं ना कहीं ये भ्रम, ऐसा लगता है कि आंदोलन के फायदे का सौदा साबित हो गया। ठीक ठीक समझ गया। आप कह रहे हैं रबर स्टैंप है, सिर्फ और सिर्फ समय जो है टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी सीरियस नेगोशिएशन नहीं है। नड्डा एक यस मैन है, इसलिए मोदी ने उनको आगे कर दिया। प्रोफेसर साहब, अभी भी जो खबरें आ रही हैं शाम तक, देर शाम तक, कनॉट प्लेस में अभी भी सैकड़ों युवा हैं और कनॉट प्लेस को उन्होंने घेर रखा है। यहाँ तक उसका इम्पैक्ट करोल बाग तक जा रहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो भीड़ है, जो जिसने आज इतिहास रचा, पूरी संसद को घेर लिया, इस भीड़ को अब पीछे हटाना या इन युवाओं से अब लड़ना, संघर्ष करना मोदी के लिए सबसे महंगा सौदा होगा उनके कैरियर का? फंस गए हैं बुरी तरह से। दीपक जी, अभी तो खबर यह है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से कल सुबह और लाखों लोग आ रहे हैं। ये भी माय गॉड, ये खबर होगी कि जब दीपिका ने ये कहा, मैं नहीं चाहता था कि संसद मार्च इसलिए हो क्योंकि ये नेपाल जैसी स्थिति ना बन जाए, और अगर मैं आदेश दे देता तो यहाँ पे नेपाल बन जाता। मतलब वो समझ रहे हैं कि अब ये आंदोलन उनके हाथ की मुट्ठी में है। जैसे राकेश टिकैत को ट्रैप में लिया गया था, पहलवान बच्चियों को ट्रैप में लिया गया था, इनको ट्रैप में लिया गया। आपको पता होगा राकेश टिकैत को अमित शाह साहब ने बुला लिया था
और अभी राकेश टिकैत बदनाम हो गए थे कि अमित शाह साहब से मिल लिया, कोई सेटिंग हो गई। उसके बाद आपको पता होगा जंतर मंतर के जब अंदर हुआ था, ये बजरंग पूनिया को और साक्षी मलिक को बुलवा लिया था पहलवान जी, और फिर उसके बाद ये हो गया था कि साहब सेटिंग हो गई है, कुछ जुगाड़ बैठ गया है। यही गलती इन लोगों ने की। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस आंदोलन की जांच थे वहां पे केवाईएस वाले, आयसा वाले, एसएफआई वाले। ये कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लोग आगे से नहीं जाएंगे। 4-5 लोगों की कमेटी होगी, उसमें केवाईएस का एक बच्चा होगा, एआईएसएफ का होगा, उसके अंदर आयसा का बच्चा होगा, एक कॉकरोच जनता पार्टी का होगा, और जो भी जाके नेगोशिएशन होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और हम वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे। कोई सेटिंग करने की गलती ना करे, ये मेरे देश के जवानों का भविष्य का मसला है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई जना बिक जाए और बीजेपी वाले उसको खरीद लें। चलिए, अमित शाह तो इस तरह के ट्रैप करने में, जाल बिछाने में माहिर है, इसीलिए कलयुग का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। अब बच्चे हैं, थोड़ा सा प्रोफेसर साहब बच्चे हैं, पहली बार वो बैठ रहे हैं धरने पे, पहली बार वो देख रहे हैं सियासत क्या होती है, राजनीति क्या होती है। बोले हैं, अभी थोड़ा हमें उनको समय देना चाहिए। अभिषेक, एक चीज बताइए कि क्या सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपकैनी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिन्होंने ये फाउंडेशन को स्टार्ट किया, जिनका आइडिया था जंतर मंतर पर बैठने का, फिर सोनम वांगचुक आए जो इस पूरे, आप कह सकते हैं, जंतर मंतर के ब्रांड थे, असली मंत्र वही थे, उन्हीं के नाम से पूरा ये आंदोलन ट्रिगर किया, और साथ में जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके जो बच्चे बैठे हैं, जिसमें नेहा बोहरा हैं, जिन्होंने वो भी भूख हड़ताल पे रही, और भी कई बच्चियां भूख हड़ताल पे रही। तो एक तरफ लेफ्ट पार्टी है, बीच में कॉकरोच जनता पार्टी और इधर सोनम वांगचुक है, 3 पावर सेंटर हैं। क्या ये तीनों एक पेज पर हैं? क्या तीनों में आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, या फिर थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कुछ टकराव भी है? दीपक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस आंदोलन में फिलहाल 3 कैंप दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरे के तौर पर फेस वैल्यू जिनकी है वो सोनम वांगचुक है, एक बड़ा नाम है, उनको लाया गया, वो धरने पर बैठे, अनशन पे बैठे। दूसरा, जिसने सोशल मीडिया में इस आंदोलन को शुरू किया, उसे अनएक्सपेक्टेडली, मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक समय 2-2.25 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। 2 करोड़ जी, वो लोग आ जाएंगे, 2 करोड़, 20-22 मिलियन, सॉरी। और दूसरी तरफ वो, ठीक है, उन्होंने शुरू किया, उनका क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन की जो असली जान है जी, उसको तो आज नड्डा ने बुलाया नहीं बातचीत करने के लिए। वो तो आयसा के लोग थे, वो तो लेफ्ट फ्रंट के स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, जो इस आंदोलन के लिए तमाम जरूरी चीजें जो होती है वो मुहैया करा रहे थे। आंदोलन बिखरे नहीं, आंदोलन एक फेविकॉल की तरह चिपका रहे और उसके आसपास लोग जमा हो, ये माहौल बनाने का काम जिन लोगों ने किया वो है। आज की तारीख में इतना दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक और जो छात्र संगठन है वो एक तरफ जा रहे हैं, ये कहीं एक प्लेटफॉर्म पर है, और दीप के कहीं हार्दिक पटेल की तरह इस्तेमाल ना हो जाए। ठीक है, चलिए, अंदर इस तरह की चीज़ें रहती हैं जब हम कोई एक आंदोलन शुरू करते हैं, तरह तरह के उसमें वॉइसेस होती हैं, और थोड़ा सा कभी कभी बेमेल हो जाता है मामला, पति पत्नी में भी झगड़े शुरू में रहते हैं। एडजस्टमेंट पीरियड है, एडजस्टमेंट होगा, मुझे लगता है जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे गच्चा देते जाएंगे अमित शाह, वैसे वैसे ही पकते चले जाएंगे ये जितने भी बच्चे हैं। और ट्रैप से तो खैर आज निकल ही गए, लेकिन एक बड़ी बात जो प्रोफेसर साहब ने कही दोस्तों, कि ये आंदोलन अब जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, ये कनॉट प्लेस दिल्ली तक सीमित नहीं है, मेट्रो स्टेशन जाम कर दी वहां तक सीमित नहीं है। अभी भी रात में भी तकरीबन 10 से 20 हजार बच्चा करोल बाग, कनॉट प्लेस, दिल्ली स्टेशन, आईएसबीटी, बस अड्डे, हर जगह आपको दिखेगा। हालांकि वो बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है, लेकिन अभी भी बच्चे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात आज प्रोफेसर साहब ने कही कि हिंदुस्तान भर में ये चिंगारी आग की तरह फैल चुकी है, और जो जेनजी है वो खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और मोदी इसी से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमने दृश्य बांग्लादेश में देखे या नेपाल में देखे, उस तरह के दृश्य हमें यहाँ देखने मिले। क्योंकि आज का जो ट्रेलर था वो ये बता रहा है कि यहाँ का बच्चा भी कम नहीं है, कम नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया, बच्चे मन के सच्चे, और मन सच्चा हो पर किसी भी फ्रॉड या फ्रॉड आप कह सकते हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट को बिखेरने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत रोशनी डाली उन चीज़ों पे जिन सवालों को हम सब तलाश रहे हैं, और अंदर सरकार में क्या चल रहा है। और एक बात आपने जो कही, आपने कहा कि भाई रबर स्टैंप है नड्डा, ये मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला आपका बयान था कि मोहरे को आगे कर दिया मोदी जी ने। एक मोहरे को बचाने के लिए
दूसरे मोहरे को आगे कर दिया। और मुझे लगता है इसी राजनीति का, ये जो राजनीति है इस तरह की मोहरे वाली, प्यादों वाली, उसकी एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी उसके अंत की शुरुआत लग रही है। आज की तारीख यही बताती है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वामी एंड थैंक यू सो मच अभिषेक कुमार।